नमस्कार मित्रों, आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर इंग्लिश। और इंग्लिश के पाठ्यक्रम का जैसे मैंने आपको विश्लेषण बताया था और उसमें ये 10 पॉइंट थे, तो आज हम पहला जो पॉइंट है टेंस उसको यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। और पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 बिंदु लिखे हुए हैं, एक में लिखा हुआ है टेंस और दूसरे में लिखा हुआ है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज। यानी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो दूसरे पॉइंट से पूछे जाते हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंस यानी टेंस का क्रम। और इसका मतलब होता है, सीक्वेंस का मतलब होता है जब अंग्रेजी के 2 वाक्य आपस में जुड़े हुए हों तो परीक्षा में एक वाक्य में वो फॉर्म भर के देगा और दूसरे वाक्य में जो वह खालिस्तान देगा उस खालिस्तान में, उस ब्लैंक्स में अपन को करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब भरनी है। और उसको भरने के लिए हमें विभिन्न नियमों का ज्ञान होना चाहिए और वो जो नियम है वो ही सीक्वेंस ऑफ द टेंस कहलाते हैं। जैसे पाठ्यक्रम की चर्चा के समय मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस होते हैं और कंडीशनल सेंटेंस में यदि वाक्य की शुरुआत इफ़ से हो रही है और इफ़ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, तो इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा वाक्य होगा उसमें विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह से मान लीजिए कि दूसरे वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी हुई है और इधर इफ़ है, यहाँ पर परीक्षा में वो रिक्त स्थान दे देता है, तो हमें ऑप्शंस में से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वहाँ पर भरना होता है। तो जैसे ये नियम मैंने वहाँ पर आपको बताया था, तो इसी तरह से हमें बहुत सारे अलग अलग जो टेंस हैं, अलग अलग जो टेंसों की जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं उनके नियम हमें पढ़ना होगा। उसी को हम सीक्वेंस ऑफ द टेंस कहते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ द टेंस हमारा तभी सही होगा जब हमें टेंस का सामान्य ज्ञान होगा। तो टेंस क्या होता है और याद करने की परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, वो ही आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में हम जो 3 टेंस हैं उनमें से जो पहला टेंस है प्रेजेंट टेंस, उसको भी इसी वीडियो में हम पूरा करेंगे। और आज इस वीडियो को देखने के बाद में जो प्रेजेंट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो और चाहे परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, वो आपको यहीं पर आज इसी के साथ आपको याद हो जाएगा। और याद करने का आसान से आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आज का हमारा पॉइंट है टेंसेज। सीक्वेंस ऑफ द टेंस हम तभी पढ़ेंगे जब हम तीनों टेंसों की जो सामान्य जानकारी है वो अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसको याद कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बताता हूँ कि टेंस की परिभाषा क्या होती है। कि ए फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट शोज इफ़ समथिंग हैपन्स इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी सीधे से भाषा में मैं आपको बताऊं तो फॉर्म ऑफ द वर्ब को ही हम टेंस कहते हैं। यानी जो क्रिया होती है, जो वर्ब होती है, उसकी जो विभिन्न फॉर्म्स होती हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस ई एस वाली फॉर्म, आई एन जी फॉर्म, उसी फॉर्म को हम टेंस कहते हैं। और ये जो फॉर्म है सोज, वो हमें दिखाती है समथिंग हैपन्स, कोई चीज़ घटित होती है, इन द पास्ट यानी भूतकाल में, प्रेजेंट वर्तमान काल में और फ्यूचर यानी भविष्य काल में। यानी किसी चीज़ की जो घटित होती है, कोई चीज़ जो घटना घटित होती है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में, उसको दिखाने वाली जो वर्ब की फॉर्म है उसी को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। हिंदी में भी मैंने छोटे से रूप में इसकी परिभाषा को लिखा है, क्रिया के रूप को ही टेंस कहते हैं। अब क्रिया के रूप का मतलब है कि क्रिया का कोई रूप है वो प्रेजेंट को शो करेगा, कोई जो क्रिया का रूप है वो पास्ट को शो करता है और कोई रूप फ्यूचर को शो करता है। तो यहाँ पर ये परिभाषा है, सिंपल सी परिभाषा है। उसके बाद हमें जो चीज़ें याद भी हैं और जो याद रखनी है वो यही है कि काइंड्स ऑफ टेंस, यानी टेंस के कितने प्रकार हैं। तो सभी को पता है 3 प्रकार हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। उसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है पार्ट्स ऑफ दी टेंसेज, यानी टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो हर जो टेंस, हमें ऊपर जो 3 टेंस हैं उन तीनों टेंसों के 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इंडेफिनेट, जिसको हम सिंपल भी कहते हैं, दूसरा है कॉन्टीन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो इस तरह से हम देखें तो चारों टेंसों के ये चारों पार्ट्स होते हैं। जैसे हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट के 4 कौन कौन से हो जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसी तरह पास्ट के भी ये 4 हो जाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस।
उसी तरह से फ्यूचर के भी हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इस तरह से कुल मिलाकर के हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ दी टेंसेज आएंगे वो कुल मिलाकर 12 आ जाएंगे। और 12 की जो फॉर्म है वो अलग अलग हैं, उनको हमें याद रखना है। यदि आपको इन 12 टेंसों की मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब यदि याद है और उनके रूल्स याद हैं तो मान लीजिए परीक्षा में टेंस से संबंधित सीक्वेंस ऑफ द टेंस का आपका जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि हमने टेंस की परिभाषा में पढ़ा था कि वर्ब की जो फॉर्म है उसी को हम टेंस कहते हैं। तो फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन टेंसेज, यानी मैं यहाँ पर उन्हीं फॉर्म्स की बात करूँगा जो टेंस में काम आती हैं, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो उन तीनों में कौन कौन सी क्रिया की फॉर्म काम आती है, तो किसी किसी टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आती है, जैसे गो। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, वो लिया है गो का। गो यानी होता है जाना। किसी किसी टेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का प्रयोग होता है, उसको हम कहते हैं गोज। जैसे गो में ई एस जोड़ेंगे तो बन जाएगी गोज। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम एक एक टेंस को पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहाँ पर गो का प्रयोग होता है, कौन से टेंस में एस और ई एस का प्रयोग होता है, कौन से टेंस में सेकंड फॉर्म का होता है, तो गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। कहीं कहीं पर किसी टेंस में आई एन जी का प्रयोग होता है गोइंग, और कहीं कहीं पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो जैसे गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गोन। तो इस तरह से ये 5 क्रिया की जो फॉर्म्स हैं वो हमारे ये जो 12 जो टेंस होंगे इनमें इनका प्रयोग किया जाता है। ये लिखने का मेरा तात्पर्य है, उद्देश्य है कि आपको टेंस पढ़ने के लिए क्रिया की इन फॉर्म्स का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी आपको जो क्रिया है उसकी हर फॉर्म याद होनी चाहिए। आपको फर्स्ट फॉर्म भी याद होनी चाहिए, आपको सेकंड फॉर्म एस और एस वाली भी याद होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म भी याद होनी चाहिए, आई एन जी फॉर्म भी याद होनी चाहिए और थर्ड फॉर्म भी याद होनी चाहिए। याद क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब हम नियम पढ़ते हैं तो नियम में सिर्फ ये बताएगा कि इस वाक्य में ये शब्द आ जाएगा तो हम वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस भरते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है ये हमको स्वयं को याद रखना होता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि क्रिया की ये फॉर्म टेंस में प्रयोग होती हैं। उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है जिनका प्रयोग टेंस एंड में किया जाता है वो भी आपको याद रखनी है। तो टेंस में 3 क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। एक तो किया जाता है डू का, एक किया जाता है बी का, एक किया जाता है हैव का, और जो चौथा जो प्रयोग है वो मॉडल का होता है फ्यूचर टेंस में विल और शैल का। मुख्य रूप से जो क्रियाएं हैं जो आपको याद रखनी है वो 3 ही हैं, डू, बी और हैव। डू की यहाँ पर 3 फॉर्म होती है। डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू की ई एस वाली फॉर्म होती है डज, और डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड। बी की बात करें तो बी की जो फॉर्म होती है वो होती है इज़, आर, एम, वाज, वर, बी और बीन। हैव की बात करते हैं तो हैव की भी 3 फॉर्म होती है। हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव, और हैव की एस और ई एस वाली फॉर्म होती है हैज़, और हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड। तो यहाँ पर एक टेंस को यदि छोड़ दिया जाए, फ्यूचर टेंस को यदि हम छोड़ दें और 2 टेंस की बात करें, यदि ये चीज़ें मैं जो समझा रहा हूँ ये आपके समझ में आ गई तो आगे जो सारे के सारे जो टेंस है वो यहीं समझ में आ जाएंगे। तो हम फ्यूचर टेंस को छोड़ दें तो हमारे पास 2 टेंस बचते हैं। एक तो बचता है हमारे पास प्रेजेंट और एक बचता है हमारे पास पास्ट। तो प्रेजेंट और पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो सारे की सारे यहीं पर लिखी हुई है। जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की, तो सबसे पहली हमारी जो क्रिया थी डू। 2 ही टेंसों को आपको याद रखना है, फ्यूचर अपने आप याद हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 2 ही हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आपको दिमाग में रखना है केवल 2 टेंस होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट और पास्ट। अब डू की हम बात करें तो डू में जो 3 क्रियाएं हैं इनमें जो फर्स्ट 2 क्रियाएं हैं इनका प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में करेंगे और डिड का प्रयोग पास्ट सिंपल में करते हैं। बिल्कुल 2-3 बार आपको पढ़ना है कि डू डज का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में होता है और डिड यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग सेकंड टेंस में होता है। यानी पहला टेंस है प्रेजेंट और सेकंड टेंस है पास्ट। तो आपको इस तरह भी याद रख सकते हैं
कि जो फर्स्ट फॉर्म है उसका प्रयोग फर्स्ट टेंस में किया जाएगा और जो सेकंड फॉर्म है उसका प्रयोग सेकंड टेंस में किया जाएगा, पास्ट में। फिर हम बी की बात करते हैं तो बी में भी जो 3 क्रियाएं हैं इज, आर, एम, इनका जो प्रयोग है वो प्रेजेंट में किया जाएगा और वाज, वर का जो प्रयोग है वो पास्ट में किया जाएगा। बी और बीन यहाँ आपको फ्यूचर के साथ मैं आपको बताऊंगा और उनका कारण भी बताऊंगा कि वहाँ पर बी और बीन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम कारण के साथ पढ़ते हैं तो उसको याद करना ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको 5 को याद रखना है, 3 का प्रयोग प्रेजेंट में और 2 का प्रयोग पास्ट में। तीसरी जो फॉर्म है हैव, उसकी हम बात करें तो फर्स्ट जो 2 हैं इनका प्रयोग प्रेजेंट में किया जाएगा और हैड का प्रयोग परफेक्ट में किया जाएगा, यानी पास्ट में किया जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये हो गई सिंपल की, ये हो गई कॉन्टिन्यूस की और ये हो गई परफेक्ट की। तो इस तरह से तीनों को टेंस के हिसाब से भी याद रख सकते हैं और टेंस के जो पार्ट्स हैं उसके हिसाब से भी हम याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दूसरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में मैंने 2 बताई है, तो यहाँ पर डू और डज हैं, तो दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स के 2 ग्रुप इंग्लिश में चलते हैं। पहला ग्रुप है, ध्यान से सुनना है, आगे लिखा भी है टेंसों में, यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो ही, सी, इट और सिंगुलर है तो हम डज का प्रयोग करते हैं, यानी ई एस का प्रयोग करते हैं। बाकी सबके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से हम कॉन्टिन्यूस में बात करें तो एस वाली देखें, यानी एस एक तो इज में लग रहा है और एक वाज में लग रहा है। तो ही, सी, इट और सिंगुलर यदि हमारा सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम इज का प्रयोग करेंगे और पास्ट कॉन्टिन्यूस में ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। परफेक्ट की बात करें तो एस वाली यहाँ भी है, तो ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, बाकी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। पास्ट सिंपल की बात करें तो कोई भी करता हो सबके साथ डिड का प्रयोग होगा क्योंकि एक ही क्रिया है। उसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो यहाँ मैं बता ही चुका हूँ कि ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग हो जाएगा और बाकी सबके साथ वर का प्रयोग हो जाएगा। कॉन्टिन्यूस में ही, सी, इट सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग हो जाएगा। आई के साथ यहाँ पर एक अलग से फॉर्म आई है एम, तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा, बाकी सबके साथ आर का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो 2 हैं ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ का प्रयोग हो जाएगा और आई, यू, वी, दे और जो बहुवचन जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैज़ का प्रयोग हो जाएगा। पास्ट की बात करें तो एक ही क्रिया है, पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग हो जाएगा। तो इस तरह से टेंस के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं कि ये प्रेजेंट की है, ये प्रेजेंट की है और ये 2 भी प्रेजेंट की है। ये पास्ट में यूज होती है, वाज, वर पास्ट में यूज होती है, हैड पास्ट में यूज होती है। फिर दोबारा हम क्रम से चलते हैं कि ये इंडेफिनेट में यूज होती है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट। ये कॉन्टिन्यूस में यूज होती हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस। और ये परफेक्ट में यूज होती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। बाकी जो हमारा तीसरा जो टेंस है फ्यूचर, उसमें विल सेल का प्रयोग होता है। तो इतना आप याद रख लेंगे तो आगे के जो टेंस हैं वो बिल्कुल आपके समझ में आ जाएंगे। आगे हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, यानी फर्स्ट पेज पर हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं, मैन वर्ब की कितनी फॉर्म टेंस में काम आती हैं, हेल्पिंग वर्ब की कितनी फॉर्म कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन से टेंस में काम आती हैं। जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, समझ में आई हैं तो भी ठीक है, नहीं आई है तो भी आपको प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि ये अभी शुरुआत है और आगे जब हम टेंसों में पढ़ेंगे तो भी इनका रिवीजन होते जाएगा और बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो याद हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट। और जिस तरह से हमने देखा है कि चारों टेंसों के 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसी तरह से हर पार्ट्स में भी जो वाक्य हैं वो 4 प्रकार के वाक्य वहाँ पर बनाए जाते हैं। जैसे अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नात्मक और प्रश्नात्मक नकारात्मक। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में सकारात्मक वाक्यों की बात करें तो उसका जो पैटर्न है वो इस तरह से होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में मैन वर्ब का यूज़ करते हैं,
मैन वर्ब में या तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का प्रयोग होता है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और कोई चीज़ यदि वाक्य में है तो उसको हम ईटीसी के रूप में ऑब्जेक्ट के बाद में जोड़ देते हैं और लास्ट में यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। यहाँ एग्जाम्पल है कि ही प्लेज फुटबॉल और दूसरा एग्जाम्पल है दे प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको याद रखनी है वो पहली बात ये याद रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के सकारात्मक वाक्यों में एच वी का प्रयोग नहीं होता है। एक जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ आपको ज़िंदगी भर रटनी है, उन चीज़ों को वहीं आप रट लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, केवल मैन वर्ब का प्रयोग होता है। कौन से वाक्यों में? सकारात्मक वाक्यों में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, केवल एमवी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैन वर्ब भी दो तरह से यूज होती हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो सकारात्मक वाक्य होगा इसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस काम आएगी। जैसे पहले एग्जाम्पल में मैंने प्लेज लिखा और दूसरे एग्जाम्पल में प्ले लिखा, तो यहाँ पर जो एस और ईएस वाला जो फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। उसको मैंने यहाँ पर नोट लगा करके लिखा है कि यदि वाक्य का कर्ता यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट के सकारात्मक वाक्य का यदि कर्ता ही, सी, इट एंड एनी सिंगुलर नाउन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं, यानी इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमें या तो एस जोड़ना होगा या फिर ईएस जोड़ना होगा। एस और ईएस कैसे जोड़ेंगे इसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है, नीचे अभी बता दूंगा। यदि वाक्य का जो कर्ता है आई है, यू है, वी है, दे है एंड एनी प्लूरल नाउन है, यानी कोई बहुवचन करता है, तो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, उसमें हमें एस और ईएस नहीं जोड़ना है। दोनों चीज़ों का आप रट लेना है। इस तरह से आपको रटना ही, सी, इट सिंगुलर के साथ एस और ईएस, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एस और ईएस कैसे जोड़ते हैं उसका जो रूल्स है वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि व्हेन द वर्ब एंड्स, यानी जब क्रिया की जो अंत है, क्रिया का जो अंतिम शब्द है, यदि एस है, डबल एस है, जेड है, सी एच है, एस एच है, एक्स है, तो वी ऐड ई एस, तो हम उस क्रिया में ई एस जोड़ते हैं। अदरवाइज ओनली एस, अन्यथा हम केवल एस जोड़ते हैं। तो ध्यान रखना है, यदि कोई क्रिया है और उसमें लास्ट में एस है, डबल एस है, जेड है, सी एच है, एस एच है, एक्स है, तो हम उसमें ई एस जोड़ेंगे। कब? जब वाक्य का कर्ता ही, सी, इट और एक वचन होगा। और यदि किसी क्रिया के लास्ट में ये चीज़ें नहीं हैं तो उसमें हम क्या जोड़ेंगे? सिर्फ एस जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? जब कर्ता ही, सी, इट और एक वचन होगा। दोनों ही चीज़ें ही, सी, इट और एक वचन के साथ जुड़ती हैं, ई एस भी और एस भी। तो इन चीज़ों के साथ ई एस जुड़ जाएगा, बाकी क्रियाओं में सिर्फ एस जुड़ जाएगा। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर एक क्रिया है गो, अब गो के लास्ट में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो यहाँ पर हम इसमें जोड़ेंगे ई एस। तो यहाँ पर आपको एक शब्द और जोड़ना है, ओ। यदि किसी क्रिया की जो अंतिम शब्द है ओ आ रहा है तो भी हम उसमें ई एस जोड़ते हैं। दूसरा है जैसे सर्च, तो सर्च के लास्ट में सी एच आ रहा है तो यहाँ भी हम ई एस जोड़ेंगे, सर्चेज। प्ले है, प्ले के लास्ट में वाई है तो वाई इन वर्ड्स में नहीं है तो हम केवल सिर्फ वहाँ पर एस जोड़ते हैं। ईट है तो ईट के लास्ट में टी है तो यहाँ पर सिर्फ एस जोड़ते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, इनको याद रख लेंगे, इनके साथ ई एस जोड़ देंगे, बाकी सब के साथ एस जोड़ेंगे। कौन से वाक्यों में? प्रेजेंट इंडेफिनेट के सकारात्मक वाक्यों में, और उस वाक्य का कर्ता होना चाहिए ही, सी, इट और एक वचन यानी सिंगुलर नाउन होना चाहिए। बाकी सबके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे सकारात्मक वाक्यों के रूल्स थे। दूसरे नंबर पर हमारा जो वाक्य आता है वो आता है निगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंसेज। इसमें
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे हमने देखा कि सकारात्मक वाक्य जो थे प्रेजेंट इंडेफिनेट के, उसमें एच वी का प्रयोग नहीं होता है। अब दूसरे नंबर के जो वाक्य बनेंगे नकारात्मक वाक्य, उनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है? डू का और डज का। या तो डू का प्रयोग होगा या डज का प्रयोग होता है। दोनों का जो नियम है वो सेम है, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में पढ़ चुके थे। यहाँ पर जो चीज़ें एक बार बता दी जाती हैं उनको याद रख लेना है। यदि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो आई, यू, वी, दे और बहुवचन है, जैसा ग्रुप हमने अभी सकारात्मक वाक्यों में पढ़ा था, तो हम वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। और यदि हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ही, सी, इट और एक वचन है, तो हम डज का प्रयोग करते हैं। दोनों का प्रयोग नहीं करना है, एक का करना है। सब्जेक्ट मैंने बता दिया कौन से सब्जेक्ट के साथ डू आएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ डज आएगा। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। जैसे हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट के सकारात्मक वाक्यों में एक चीज़ हमेशा के लिए रटनी है कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, उसी तरह से इंग्लिश का यहाँ पर एक नियम और आ जाता है कि इंग्लिश में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू, डज और डिड आ रहा है तो इन तीनों के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ना तो इसके बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, ना एस और एस का प्रयोग होगा, ना आईएनजी का फॉर्म होता है। हमेशा आपको याद रखना है, ये बहुत काम की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें याद रखने से हमारी जो अंग्रेजी है वो अच्छी हो जाती है कि डू, डज और डिड, इन तीनों के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, हमेशा। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे कि ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल, तो मैंने आपको बताया कि ही के साथ डज का प्रयोग होता है, एस और एस वाले का प्रयोग होता है। तो ही डज़, उसके बाद हम लगाएंगे नोट। तो यहाँ पर सूत्र में आपको नोट लगाना है, जो पैटर्न है। तो हमारा जो पैटर्न हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू डज, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद ईटीसी। यहाँ पर नोट मैंने नहीं लगाया था, आप लगा लें। तो ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल, और यहाँ देख सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। इसके पीछे रीजन क्या है? डज़। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पर हमारे जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है दे, और मैंने आपको बताया कि दे के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं और फिर उसके बाद नोट लगाते हैं क्योंकि वाक्य नेगेटिव है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नीचे मैंने लिखा भी है कि आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ डू का प्रयोग करेंगे, और ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में तीसरे प्रकार का जो वाक्य है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, यानी प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्यों का जो पैटर्न देखें तो सबसे पहले WH वर्ड का प्रयोग होता है, उसके बाद डू डज का प्रयोग होता है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन का प्रयोग होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इन वाक्यों में डू डज का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा जो पैटर्न है वो है डू और डज, यानी किसी प्रश्न की शुरुआत WH वर्ड से होती है तो किसी प्रश्नात्मक सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। उसके बाद सेम है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। तो दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ पर मैंने यस और नो लिखा है। यदि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का आंसर यस या नो में है तो उस प्रश्न की शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और यदि आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का आंसर यस या नो में नहीं है तो आपके प्रश्न की शुरुआत WH वर्ड से होगी। और ये जो पैटर्न है मैं केवल एक ही टेंस में आपको बताऊंगा, केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट में। बाकी जो सारे टेंस हैं, चाहे वो पास्ट इंडेफिनेट हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनेट हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, पैटर्न यही रहेगा। WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये दो चीज़ें हम हर टेंस में बदल जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी हर टेंस में ये दो चीज़ें अलग होती हैं, क्योंकि टेंस की परिभाषा यही है, फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो अलग अलग टेंस की ये दो चीज़ें बदल जाएंगी, बाकी प्रश्नात्मक वाक्य का जो पैटर्न होगा वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल से प्रश्नात्मक वाक्य को हम समझें तो पहला एग्जाम्पल है डू यू प्ले क्रिकेट। तो इस प्रश्न की शुरुआत मैंने डू से करी है,
क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो यू है और हम पढ़ चुके हैं कि यू के साथ डू का प्रयोग होता है। दूसरी चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि किसी प्रश्न का जवाब यदि यस या नो में है तो हम उसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। तो इस प्रश्न का जो हिंदी अर्थ होगा वो इस तरह से होगा, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? तो सुनने वाला जवाब देगा, यदि खेलता है तो यस और नहीं खेलता है तो बोलेगा नो। इसीलिए इस प्रश्न की शुरुआत हमने डू से करी है। दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है? तो इस प्रश्न का जवाब यस या नो में नहीं हो सकता, इसलिए इसकी शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से करी है। और यहाँ पर डज का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है ही, और देख सकते हैं यहाँ भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डू है और डज है। तीसरा एग्जाम्पल है वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो भी कोई प्लेस होगा, इसीलिए इसकी शुरुआत है वो डब्ल्यू एच वर्ड से हमने करी है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश में प्रश्नात्मक शब्दों की शुरुआत दो तरह से होती है, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब से, एक होती है डब्ल्यू एच वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब वालों की शुरुआत इसलिए होती है क्योंकि उनका आंसर यस या नो में होता है, और यदि किसी प्रश्न का जवाब कोई प्लेस है, कोई टाइम है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रीजन है, तो उसका जो शुरुआत होगी वो डब्ल्यू एच वर्ड से होती है। उसके बाद चौथा जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नात्मक भी और नकारात्मक भी। तो इस तरह से हर टेंस की चार हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नात्मक और प्रश्नात्मक नकारात्मक। इसमें थोड़ा सा अंतर क्या है कि जैसे हमने अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो वहाँ सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक शब्द और लग जाता है नोट। बाकी जो रूल्स हैं वो इंटेरोगेटिव वाले ही होते हैं, वो ही आई यू दे और बहुवचन के साथ डू, ही सी इट और एक वचन के साथ डज। वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म क्योंकि डू डज है। यदि प्रश्न का आंसर यस या नो में नहीं है तो शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से, और यदि यस या नो में है तो हेल्पिंग वर्ब यानी डू और डज से। एग्जाम्पल से देखेंगे, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं? तो इसमें नेगेटिव भी है और इसमें प्रश्नात्मक भी है। तो इस प्रश्न का जवाब यस या नो में होगा, इसलिए शुरुआत डू से करी है। दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट डज ही नॉट ईट, वह क्या नहीं खाता है? तो यहाँ देख सकते हैं ही की वजह से हमने डज लगाया है और डज की वजह से हमने क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है, और प्रश्न का आंसर यस या नो में नहीं है, इसलिए हमने इसकी शुरुआत वाट से करी है। दूसरे नंबर पर प्रेजेंट का जो टेंस है वो है कॉन्टीन्यूअस। अब इसको हम थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि जो पैटर्न है वो सेम है। सकारात्मक का पैटर्न भी वही होगा जो सिंपल में पढ़ा है, नेगेटिव का वही होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नोट, उसके बाद में क्रिया की जो फॉर्म है वो आईएनजी का फॉर्म होगा। ये दोनों चीज़ें मैंने लिख दी है कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब और डू और डज का प्रयोग होता है, उसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ आर एम का प्रयोग होता है। और मैन वर्ब की बात करें तो मैन वर्ब की चाहे कैसा ही करता हो, चाहे आई हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, चाहे इट हो, चाहे सी हो, सभी के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैन वर्ब केवल एक है, लेकिन एचवी हमारे पास तीन है। तो कौन सी एचवी का प्रयोग कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे उसको यहाँ पर हमें समझना है। मैंने लिखा है पैटर्न सिंपल टेंस की तरह ही होगा। सकारात्मक वाक्य का पैटर्न सेम रहेगा, केवल एचवी और एमवी को हम बदल देंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, यदि हमारे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट वो ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। वो मैं आपको बता चुका हूँ कि सिंगुलर के साथ एस का प्रयोग होता है, जैसे इज है, वाज है, हैज़ है। और यदि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट यू, वी, दे, प्लूरल है तो आर का प्रयोग करते हैं, और यदि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो हम एम का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट ईटीसी। तो यहाँ पर ही है इसलिए हम इज का प्रयोग कर रहे हैं, और हमेशा हमें आईएनजी का फॉर्म प्रयोग करना है। तो गोइंग हो गया, बाकी हमने लिख दिया टू स्कूल कि ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है। आई एम राइटिंग ए लेटर, आई के साथ एम का प्रयोग होता है और सभी के साथ आईएनजी का प्रयोग होता है। ए लेटर ये ऑब्जेक्ट हो गया। दे आर मेकिंग टॉयज, वे खिलौने बना रहे हैं, दे के साथ आर का प्रयोग होता है। तो मैंने एक एक हेल्पिंग वर्ब का एक एक उदाहरण लिया है। ही के साथ इज़,
आई के साथ एम और दे के साथ आर, तीनों के साथ आईएनजी। तो हमें याद रखना है कि कोई भी कॉन्टीन्यूअस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा बी का। बी कौन कौन सी हैं? इज़, आर, एम, वाज, वर, बी और बीन। दूसरी चीज़ हमें याद रखनी है, चाहे कोई सा भी कॉन्टीन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस हो, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इससे हमारा क्लियर है। दूसरे नंबर पर आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसके जो एग्जाम्पल हैं, सिर्फ बदलाव है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नोट लगाना है। उदाहरण है सी इज़ नॉट आंसरिंग, वह जवाब नहीं दे रही है। तो सी के साथ इज़ का प्रयोग होता है। वाक्य नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग करेंगे। वाक्य कॉन्टीन्यूअस टेंस का है तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वी आर नॉट स्लीपिंग, हम नहीं सो रहे हैं। वी के साथ आ का प्रयोग होता है। नेगेटिव के कारण नोट का प्रयोग हम कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूअस होने के कारण आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं। आई एम नॉट राइटिंग एन ऐसे, मैं एक निबंध नहीं लिख रहा हूँ। आई के कारण एम का प्रयोग हुआ है। नेगेटिव के कारण नोट लगा है एच यू के बाद में। कॉन्टीन्यूअस होने के कारण आईएनजी का प्रयोग हुआ है। एन ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट है तो एम वी के बाद ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्यों की शुरुआत मैं आपको बता चुका हूँ। सारी बातें दो तरह से होती हैं, एक तो होती है एच वी से, एक होती है डब्ल्यू एच वर्ड से। यस या नो वाले की हेल्पिंग वर्ब से, बाकी सब की डब्ल्यू एच वर्ड से। पैटर्न होगा सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एच वी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वही पैटर्न रहेगा जो प्रेजेंट इंडेफिनेट में था। पहला एग्जाम्पल है व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत करेंगे क्योंकि आंसर यस या नो में नहीं है। तो यू के कारण यहाँ पर आर का प्रयोग और कॉन्टीन्यूअस के कारण आईएनजी का प्रयोग। वेयर आर दे रनिंग, दे के कारण आर का प्रयोग। वाट इज सी कुकिंग, वह क्या पका रही है। तो सी के कारण इज का प्रयोग। आर दे सिंगिंग, क्या वे गा रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा यस या नो में होने के कारण इसकी शुरुआत हमने हेल्पिंग वर्ब से करी है। और हेल्पिंग वर्ब भी तीनों में से आर का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है दे। इज़ ही स्लीपिंग, क्या वह सो रही है। तो इसका जो आंसर होगा वो भी यस या नो में होगा और यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, इसलिए हमने यहाँ पर इज़ का प्रयोग किया है। चौथा जो प्रकार है वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मैन वर्ब से पहले यहाँ पर आपको नोट लगाना है। जो हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तीसरे प्रकार का, सेम वही पैटर्न है। उसका पैटर्न था डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अंतर सिर्फ ये है कि मैन वर्ब से पहले आपको क्या लगाना है? नोट। वाई आर यू नॉट आंसरिंग, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। यू के कारण आर का प्रयोग और कॉन्टीन्यूअस के कारण आईएनजी का प्रयोग। वाई इज सी नॉट टॉकिंग, वह बात क्यों नहीं कर रही है। तो सी के कारण इज का प्रयोग। इज़ ही नॉट डांसिंग, क्या वह नहीं नाच रही। यस या नो का आंसर होने के कारण इज का प्रयोग और ही के कारण इज का प्रयोग। शुरुआत इज से। विच बुक आर यू नॉट रीडिंग, तुम कौन सी पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर एक डब्ल्यू एच वर्ड आता है विच। तो जहाँ पर भी हम विच का प्रयोग करते हैं तो वहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो एम वी के बाद ना आकर के और डब्ल्यू एच वर्ड के साथ ही आ जाता है। बाकी सब के साथ जो ऑब्जेक्ट होता है वो मैन वर्ब के बाद में आता है। लेकिन विच एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, जैसे विच बुक, कौन सी पुस्तक। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस भी पूरा होता है। उसके बाद में आता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो बस हर टेंस में आपको दो ही चीज़ें, क्योंकि आप मैच्योर हो तो इस तरह से मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो बिल्कुल आपको याद रखनी है, जो बदलती हैं। तो सिर्फ मैंने आपको बताया हर टेंस में केवल दो चीज़ें बदलेंगी, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, पैटर्न सेम रहेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हम बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज और हैव। आप देख सकते हैं हैज के साथ एस लगा हुआ है तो सिंपल सा है। यदि वाक्य का कर्ता ही, सी, इट और सिंगुलर है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे और आई, यू, वी, दे और प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में बताया था कि एक चीज़ आपको रट लेनी है कि डू, डज और डिड के बाद
अंग्रेजी में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। उसी तरह से आपको फिर एक चीज़ रटनी है कि यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़, हैव और हैड का प्रयोग हो रहा है तो इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ना हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, ना सेकंड का कर सकते हैं, ना आईएनजी का। हैज़, हैव, हैड इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैज और हैव। दोनों मैंने बता दिए कौन से सब्जेक्ट के साथ हैज आएगा, कौन से के साथ हैव आएगा। और वर्ब की एक ही फॉर्म है सभी के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नोट यहाँ लिखा भी है कि हैज़ हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, मैंने बता भी दिया। सब्जेक्ट मैंने बता ही दिया कि हैज़ का प्रयोग किसके साथ होगा, हैव का प्रयोग किसके साथ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, कि ही हैज़ कम, वह आ गया है। यहाँ मैंने हिंदी इसलिए लिखी है क्योंकि अभी तक हम जो इसकी पहचान पढ़ते आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, वो हम पढ़ते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है क्योंकि कई वाक्यों में लास्ट में चुका है, चुकी है नहीं है, फिर भी वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है तो बात समझ से बाहर हो जाती है। तो हमें पहचान को याद नहीं रखना है। आपको जब भी टेंस पढ़ना है तो आपको कार्य देखना है कि कार्य है वो किस स्थिति में है। तो आपका यदि कार्य पूरा हो चुका है तो हम वहाँ परफेक्ट का यूज करेंगे, चाहे उसके लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि वह आ गया है, तो उसके आने का जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है और इस सेंटेंस के लास्ट में कोई चुका है शब्द भी नहीं है। फिर भी जब इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनेगी, ही हैज़ कम। तो यहाँ वाक्य का सब्जेक्ट है ही, इसीलिए इसके साथ हैज़ का प्रयोग और हैज़ के कारण हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। दूसरा एग्जाम्पल है वे चले गए हैं, तो दे हैव गॉन, दे के कारण हैव का प्रयोग और हैव के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। मैंने खाना खा लिया है, यानी खाना खाने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर परफेक्ट का यूज होगा। आई हैव ईटन फूड, आई के कारण हैव का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद में सिर्फ नोट लगाना है कि ही हैज़ नॉट कम, वह नहीं आया है। उसी का है जो ऊपर हिंदी वाले जो 3 वाक्य थे उसी का मैंने यहाँ नेगेटिव बनाया है। ही हैज़ नॉट कम, तो हैज़ के बाद नोट का प्रयोग और ही के कारण हैज़ का प्रयोग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। दे हैव नॉट गॉन, वे नहीं गए हैं। आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है, तो आई के कारण हैव का प्रयोग और हैव के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। अगला वाक्य है प्रश्नात्मक वाक्य। पैटर्न वही है, वाक्य की शुरुआत या तो WH वर्ड से करेंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब से। उसके बाद में हम WH वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। हैज़ रमन बोट ए कार, क्या रमन ने कार खरीदी है या रमन ने कार खरीद ली है। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो यस या नो में होगा। कार खरीदी है तो यस में होगा, नहीं खरीदी है तो नो में होगा, इसलिए शुरुआत हैज़ से। रमन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज़ का प्रयोग हुआ है, तो हैज़ रमन, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्योंकि हैज़ है। हैव यू स्टडी साइंस, क्या तुमने साइंस पढ़ी है, तो हैव के साथ यू के साथ हैव का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यस नो टाइप है इसलिए इसका जो शुरुआत है वो हैव से। 2 वाक्य हैं उनकी शुरुआत WH वर्ड से है कि हु हैज़ ओपन द डोर, दरवाज़ा किसने खोला है, तो हु हैज़, हु को हम सिंगुलर मानते हैं इसलिए यहाँ पर हैज़ का प्रयोग हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैन हैव यू क्लोज्ड योर शॉप, आपने अपनी दुकान कब बंद करी, तो वैन कब समय बता रहे इसलिए वैन का प्रयोग, यू के साथ हैव का प्रयोग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसी के साथ ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद में है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी वर्ब के पहले आपको नोट का प्रयोग करना है। जो ऊपर वाला है तीसरे प्रकार का इंटेरोगेटिव, उसी में आपको सिर्फ नोट जोड़ना है, किससे पहले, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। हैव यू नॉट वॉश्ड योर हैंड्स, क्या तुमने अपने हाथ नहीं धोए हैं। यस नो टाइप है इसलिए शुरुआत हैव से, नेगेटिव इसलिए नोट, यू के साथ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ ही नॉट रीच्ड येट, क्या वह अभी तक नहीं पहुंची है। यस नो टाइप है इसलिए हैज़, ही है इसलिए हैज़, नेगेटिव है इसलिए नॉट, हैज़ के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। वाट हैज़ ही नॉट डन, उसने क्या नहीं किया है, ही के कारण हैज़, नेगेटिव कारण नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
हु हैज़ नॉट कम हियर, यहाँ कौन नहीं आया है। हैज़ नेगेटिव के कारण नॉट, परफेक्ट के कारण हैज़ के कारण वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी के साथ प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस है वो पूरा होता है। आज का लास्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन, और मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी की फॉर्म। तो मैंने आपको शुरुआत में 12 टेंस बताए थे, तो 12 टेंसों में से 6 टेंस होते हैं वो कॉन्टीन्यूअस होते हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो सारे जो कॉन्टीन्यूअस होंगे उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। दूसरा जो रूल है, 6 के 6 जो कॉन्टीन्यूअस टेंस है उसमें बी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीन और बीन। तो यहाँ पर बी की इज़, आर, एम, वाज, वर, बी और बीन, इनमें से बीन ही क्यों लिया है, तो उसका मैं कारण आपको बता दूं। क्योंकि जो बीन है वो बी की थर्ड फॉर्म है, और मैं आपको बता चुका हूं कि हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। अब बीन क्यों लगाना पड़ा, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि हैज और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और कॉन्टीन्यूअस में हमें आईएनजी का प्रयोग भी करना है। तो दोनों के बीच में गैप लाने के लिए यहाँ बीन का प्रयोग किया गया है। तो सारे नियम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट है। कॉन्टीन्यूअस होने के कारण बीन का प्रयोग किया। बी की फॉर्म बीन ही क्यों आई, क्योंकि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। और हैज हैव के बाद बीन क्यों लगाया, क्योंकि आईएनजी फॉर्म भी लगानी है, क्योंकि इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है। इसलिए इसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर बीन को हम लेकर आ जाते हैं। तो 3 शब्द यहाँ पर याद रखना, हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। दूसरी चीज़ जो परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में आती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में समय के साथ सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसमें लास्ट में एक समय आएगा, तो कुछ समय के साथ सिंस का प्रयोग और कुछ के साथ फॉर का प्रयोग। दोनों के रूल्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। यदि पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग करते हैं। दोनों में से एक चीज़ याद रख लेंगे, पीरियड ऑफ टाइम तो सिंस ऑफ टाइम आपको पॉइंट ऑफ टाइम अपने आप याद हो जाएगा। पीरियड ऑफ टाइम से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाता हूँ। समय की सबसे छोटी इकाई होती है सेकंड। सेकंड से मिलकर बनते हैं मिनट्स, मिनट्स से मिलकर बनते हैं आवर्स, आवर्स से मिलकर बनते हैं डेज, डेज से मिलकर बनते हैं नाइट्स, डे नाइट्स मिलकर बनते हैं वीक्स, वीक्स से मिलकर बनते हैं मंथ्स, मंथ्स मिलकर बनते हैं ईयर्स, ईयर्स मिलकर बनते हैं डिकेड्स यानी दशक, और डिकेड्स मिलकर बनते हैं सेंचुरी। तो यदि इनमें से कोई सा भी शब्द आ रहा है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे 4-5 सेकेंड्स, 4-5 मिनट्स, 4-10 आवर्स, 4-5 डेज, 4-10 नाइट्स, 4-5 वीक्स, 4-10 मंथ्स, 4-5 ईयर्स, 4-3 डिकेड्स, 4-1 सेंचुरी। बाकी सबके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मंडे, सिंस दिसंबर, सिंस फरवरी, सिंस मॉर्निंग, सिंस नून। तो इस तरह से आप सिंस और फॉर भी आज के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि सेकंड, उसके बाद मिनट्स, आवर्स, डेज, नाइट्स, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड्स और सेंचुरी, इनके साथ फॉर, बाकी सबके साथ सिंस। सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक वाक्य। इसको भी मैंने हिंदी से समझाने का प्रयास किया है कि मैं 2020 से काम कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया इन सेंटेंस में समय के साथ से शब्द आता है। तो आई, और आई के साथ हम यूज़ करेंगे हैव, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं परफेक्ट में कि आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। और यहाँ की हेल्पिंग वर्ब है बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2020। तो यहाँ पर ना मिनट्स हैं, ना आवर्स हैं, ना डिकेड्स हैं, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग हमने किया है। वह 5 वर्षों से हिंदी सीख रही है। तो सी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। तो सी के साथ यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैज़ बीन, कॉन्टीन्यूअस होने के कारण आईएनजी, और ईयर शब्द होने के कारण फॉर का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। दूसरे नंबर पर आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में हमें दोनों के बीच में नोट लगाना है। यानी अभी तक क्या कर रहे थे हम, एच वी और एम वी के बीच में नोट का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर जो नोट होगा वो एच वी के जो 2 शब्द हैं हैज़ बीन और हैव बीन, उन दोनों के बीच में नोट लगेगा। इसका कारण है क्योंकि बीन जो है उसके तुरंत बाद आईएनजी की फॉर्म आती है, तो बीन को हम आईएनजी के साथ ले जाते हैं। जैसे एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि वे सोमवार से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैव बीन थी, उसके बीच में हमें नोट लगाया है, और आईएनजी की जो फॉर्म है उसका प्रयोग बीन के तुरंत बाद किया है।
और मंडे होने के कारण यहाँ पर सिंस का प्रयोग हमने किया है। वह 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 डेज। तो डेज शब्द होने के कारण फॉर का प्रयोग, ही के कारण हैज़ बीन का प्रयोग, नेगेटिव होने के कारण दोनों के बीच में नॉट, और कॉन्टिन्यूस होने के कारण आईएनजी का प्रयोग। प्रश्नात्मक वाक्य हैं, सेम पैटर्न है, यस नो टाइप है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे, और यदि यस नो टाइप नहीं है तो WH वर्ड से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक साथ नहीं आती है। यहाँ पर भी हैज़ और बीन के बीच में हमें सब्जेक्ट को लगाना है, चाहे वो हैव हो तो हैव बीन, इसके बीच में हमें सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। जैसे क्या वह 2 घंटे से सो रहा है, तो यस नो टाइप है, शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी, तो हैज़ ही बीन स्लीपिंग। बीन इसलिए आया यहाँ पर क्योंकि आईएनजी के साथ इसको लेना है, तो सब्जेक्ट पहले चला जाएगा। तो हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, आज शब्द होने के कारण फॉर का प्रयोग। वह 2 वर्ष से क्या कर रहा है, यस नो टाइप नहीं है तो शुरुआत WH वर्ड से, ही होने के कारण हैज़ का प्रयोग, कॉन्टिन्यूस होने के कारण आईएनजी का प्रयोग, बीन हमेशा आएगा, और 2 ईयर्स, ईयर शब्द होने के कारण फॉर का प्रयोग। सोमवार से तुम क्या कर रहे हो, वाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मंडे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यस नो टाइप नहीं इसलिए वाट का प्रयोग, यू के कारण हैव का प्रयोग, बीन का आईएनजी के साथ प्रयोग, और मंडे होने के कारण सिंस का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। लास्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या करना है आपको, जो नोट शब्द है वो बीन से पहले लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में लगाना है। तुम 5 दिनों से क्यों नहीं आ रही हो, तो नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है। तो वाई, यस नो टाइप नहीं है तो इसकी शुरुआत WH वर्ड से करेंगे, तो वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन, फिर आईएनजी फॉर्म, उसके बाद फॉर के साथ टाइम। तो डेज शब्द होने के कारण यहाँ फॉर का प्रयोग हमने किया है। क्या वह 2 सालों से भोजन नहीं खा रहा है, इंटरोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, और समय के साथ से शब्द भी आ रहा है, तो सीधी सी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो क्या से इसकी शुरुआत हो रही है, यस नो टाइप है इसलिए शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद बीन, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद फूड, उसके बाद ईयर्स शब्द होने के कारण फॉर का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। तो मुझे आशा है आज मैंने जो आपको टेंसों के बारे में जो शॉर्ट एंड स्वीट जो जानकारी दी है, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो मैंने मेरे तरीके से पढ़ाया है वो अवश्य आपके समझ में आया होगा। और यदि कोई पॉइंट आपके समझ में नहीं भी आया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं, क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूं। और यदि अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि वीडियो अपलोड करते ही आपके पास वीडियो प्राप्त हो जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।